हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये आपका जो पूरा खंड है हिंदी साहित्य का इतिहास का, जो कि आपके हिंदी साहित्य का ये एक बहुत बड़ा खंड है। मेजर पोर्शन या मेजर क्वेश्चन आपके इसी खंड से आते हैं। इस पूरे खंड को बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको कवर करवाया जाएगा और इसकी पूरी तैयारी जो है आपको विधिवत रूप से करवाई जाएगी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। लेकिन टॉपिक पे आने के पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए, इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होने के लिए हमारी रणनीति क्या रहने वाली है, किस तरह से हम इस एग्ज़ाम के प्रति आगे पढ़ाई करेंगे ताकि आसानी से आप इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो सके, इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकें। देखो, क्योंकि आपका जो ये एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है और ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी करना एक अलग बात होती है और जो सब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी करना एक अलग बात होती है। जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, कितनी जगह से पढ़ रहे हैं, कितनी किताबों से पढ़ रहे हैं या कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं। आपको ये वहाँ पे मेक श्योर करना है कि आप थोड़ी चीज़ें पढ़ें, लेकिन वो चीज़ें जो है ऐसी हों जो कंप्लीट हो, वो एग्ज़ाम में आने लायक हों, उनसे प्रश्न आ रहे हों। आप ऐसी चीज़ों को से दूर रहें जिनसे प्रश्न डायरेक्टली नहीं आते या जिनको पढ़ने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा। मान लीजिए आपने बहुत सारा पढ़ लिया लेकिन उससे क्वेश्चन जो है एक आता है, तो ऐसी चीज़ों से हम दूर रहेंगे। ऐसे टॉपिक्स को हम ज़्यादा फोकस करेंगे जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के ज़रिए हम आराम से अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे। एक कोट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस। यानी कि अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कि सामान्य है या कहें एवरेज स्टूडेंट है और कोई एक जीनियस स्टूडेंट है, लेकिन अगर एक सामान्य स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट अगर अपने प्लान को सही से इम्प्लीमेंट कर देता है, सही प्लान के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करता है, सही रणनीति से अपनी प्रिपरेशन करता है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो जीनियस होगा वो इस एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा और जो एवरेज स्टूडेंट होगा जिसने सही से अपना प्लान फॉलो किया है, सही से चीज़ों को पढ़ा है, कम चीज़ों को पढ़ा है और उन जो भी चीज़ें उन्होंने पढ़ी है वो कंप्लीट उन्होंने पढ़ा है। यानी कि उसमें ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें उन्होंने छोड़ दी, कुछ चीज़ें उन्हें याद नहीं है। अगर उन्होंने कंप्लीट पढ़ा तो डेफिनेटली जो जीनियस होगा वो चाहे एग्ज़ाम में क्लियर ना हो पाए, एग्ज़ाम को पास ना कर पाए, जो एवरेज स्टूडेंट होगा विद अ प्लान वो आराम से इस एग्ज़ाम को पास कर पाएगा। तो आपको क्या क्या करना है, पहले बात तो जो भी वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको करवाया जा रहा है इसको आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप किसी और सोर्स पे जाएंगे। जब तक जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप कंप्लीट नहीं कर पाते, इसको आप याद नहीं रख पाते, इसको आप एक तरह से कहें कि आपको इससे फेमिलियर नहीं होना है, इसमें आपको फ्लुएंट होना है कि सारी चीज़ें आपको आपके ज़ुबान पे होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें आप कवर नहीं कर लेते या कम से कम इसका 80% 70% पोर्शन आप कवर कर नहीं लेते, तब तक आप किसी भी किताब पर नहीं जाएंगे या किताब पर जाएंगे तो सिर्फ उसको रेफर करेंगे। अभी मेन फोकस आपका होना चाहिए कि जो भी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ इसको आप पढ़ें, इसको आप याद करें। नोट्स किस तरह से बनाने हैं वो वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, लेक्चर के बीच में ही आपको समझाऊंगा कि किस टॉपिक में आपको किस तरह से नोट्स बनाने हैं। उसी तरीके से आप नोट्स बनाइए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए। जिस तरह से मैं आपको रणनीति के साथ आपको लेके चल रहा हूँ, आपको उसी रणनीति पे आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। जो आप समझ रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बेसिक स्टडीज़ के साथ आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारी रणनीति। अब कुछ उम्मीद मैं आपसे भी कर रहा हूँ, क्यों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप वीडियोस को देख रहे हैं, तो अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके मित्र हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी वीडियोस को आप शेयर करें और उनसे कहें कि इस चैनल पे आपको फ्री में तैयारी करवाई जा रही है और जो वीडियो की गुणवत्ता है वो आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, जो भी आप वीडियो के बारे में सोच रहे हैं, इस कोर्स के बारे में सोच रहे हैं, हमारे प्रयास के बारे में सोच रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ये ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसी सब शुभकामनाओं के साथ कि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो, अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण हो, जो भी आपका लक्ष्य है उसको आप जीवन में हासिल करें। जो ये वीडियो लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन है क्या। तो दो वर्ड्स आपने सुने होंगे, एक तो आपने सुना है साहित्य और एक आपने सुना है इतिहास। साहित्य आपने सुना ही होगा कि काव्य साहित्य होता है, फिर गद्य साहित्य होता है, पद्य साहित्य होता है, जो कि रचनाकारों के द्वारा लिखा जा रहा है और उसकी डेफिनेशन आप पढ़ते आ रहे हैं। साहित्य के बारे में आप जानते हैं, साहित्य से आप फेमिलियर हैं। इतिहास के बारे में भी आप जानते हैं कि जो भूतकाल की घटनाएं होती हैं उसके बारे में जो लिखा जाता है वो इतिहास हमारा होता है। अब ये साहित्य इतिहास क्या है। साहित्य इतिहास, जैसा कि आप इन दोनों को जोड़कर समझ रहे होंगे कि जो साहित्य है, जो साहित्य लिखा गया उसका जो इतिहास है उसको हम कहते हैं साहित्य इतिहास। अब साहित्य इतिहास लेखन क्या है कि जिस तरह से इतिहास को लिखने की अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं, उसी तरह से साहित्य के इतिहास को लिखने की भी अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। तो वो जो साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ हैं वही हम इस टॉपिक के अंदर बढ़ेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। तो ये आपको बेसिक जो है समझ में आ गया होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक सुदीर्घ
परंपरा है। विद्वानों में सहमति है कि इस परंपरा का टर्निंग पॉइंट आचार्य शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन में आना है। यानी कि हमारे जो हिंदी साहित्य है उसमें जो इतिहास लेखन की परंपरा है वो तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन विद्वानों में यह सहमति है कि जब आचार्य शुक्ल ने अपनी जो साहित्य इतिहास लेखन किया, उन्होंने अपनी किताब लिखी, अपनी पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास, वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में टर्निंग पॉइंट था। यानी कि उसके बाद से जो चीज़ें हैं बदल गई, जो साहित्य इतिहास लेखन था उसकी गुणवत्ता में बहुत बड़ा सुधार आया। और इसी को देखते हुए इस संपूर्ण परंपरा को आचार्य शुक्ल पूर्व, शुक्लग्वीन तथा शुक्लोत्तर कांड में बांटकर देखा जा सकता है। यानी कि जो आचार्य शुक्ल का योगदान था साहित्य इतिहास लेखन में, उसी को देखते हुए जो आचार्य शुक्ल के नाम पे ही जो तीनों युग है उनको कालखंडों में बांट कर हम पढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युगीन युग और शुक्लोत्तर युग। हालांकि जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम है इसमें इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पूछेंगे नहीं, इसलिए हम इसको सिर्फ जानने के लिए इतना इसके बारे में पढ़ेंगे। इन युगों के अंदर जो प्रवृत्तियाँ थी उसके अंदर हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे, हम जो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के दो रूप है, अनौपचारिक और औपचारिक। अब जो अनौपचारिक रूप है, अनौपचारिक ग्रंथ वे हैं जो इतिहास वृत्त लेखन के दृष्टिकोण से नहीं लिखे गए, यानी कि ऐसे ग्रंथ जो ये सोच के नहीं लिखे गए हैं कि हम साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन उनमें जो रचनाकारों के जीवन वृत्त के संकलन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। यानी कि उसके अंदर जो प्रवृत्ति है उससे हमें पता लगता है कि एक तरह से ये इतिहास ग्रंथ ही है, ये उसी की ओर इशारा करते हैं, उसी रूप में ये लिखे गए हैं। और जो औपचारिक परंपरा का सूत्रपात 19वीं शताब्दी में हुआ, जब कुछ इतिहासकारों ने पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की सजग कोशिश की। यानी कि वो पता था कि उनको क्या लिख रहे हैं, वो साहित्य इतिहास लिखना ही चाह रहे थे, लेकिन ये जो अनौपचारिक वाले हैं ये साहित्य इतिहास नहीं लिखना चाह रहे थे, ये आमतौर पर जो ग्रंथ है वो लिखना चाह रहे थे, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जो है वो साहित्य इतिहास लेखन के रूप में बन गई। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की औपचारिक शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई, किंतु भक्ति काल तथा उसके आसपास के दौर में कुछ अनौपचारिक प्रयास दिखते हैं। ये अनौपचारिक प्रयास जो है आपसे एग्जाम में कोई डिटेल में पूछेंगे नहीं, लेकिन जानने के लिए आप इसको जा सकते हैं। जैसे भक्तमाल हो गई, कालिदास हजारा, कविमाला, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, ये सभी जो ग्रंथ हैं इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक अनौपचारिक प्रयास थे हिंदी साहित्य के साहित्य इतिहास को लिखने के। एक दृष्टि से सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को भी इसी वर्ग में शामिल किया जा सकता है। इन ग्रंथों में इतिहास बोध का अभाव है, यानी कि जो समझ होनी चाहिए कि इतिहास ग्रंथ हम किस तरह से लिख रहे हैं या साहित्य इतिहास किस तरह से लिख रहे हैं, उस बोध का इसमें अभाव है। रचनाकार के समय व तिथियों का उल्लेख भी नहीं है, सिर्फ कवियों के नाम व परिचय दिए हुए हैं, यानी कि कुछ कवि दिए हुए, उनके कुछ परिचय दिए हुए हैं। तब भी साहित्य इतिहास की प्रथम प्रवृत्ति इसी में दिखाई देती है। अब देखो जो साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ क्या है, यानी कि अलग अलग क्या क्या पद्धतियाँ हैं, तो मुख्यतः 4 पद्धतियाँ हैं, और इन्हीं 4 पद्धतियों में आप सारे जो साहित्य इतिहास है उसको समेट सकते हैं। जो पहली पद्धति है वो है वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें क्या होता है, इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया होता है। यानी कि जो आपका नाम होगा उसका जो प्रथम वर्ण होगा उसके क्रम के अनुसार, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसके अनुसार जो चीज़ें हैं उसको रखा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ सिंह का समय भले ही भिन्न हो, किंतु उनके इसी क्रम में होगा। केदारनाथ सिंह पहले आएंगे क्योंकि क पहले आता है, फिर चिंतामणि और उसके बाद तुलसीदास जो है उनके बाद आएंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम वर्णानुक्रम पद्धति, यानी कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसके अंदर जो रचनाकार है उनको रखा जाता है। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है, क्योंकि यह इतिहास लेखन की नहीं शब्दकोश लेखन की तरह है। यानी कि जो इतिहास लेखन है उसमें इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये जो पद्धति है वो शब्दकोश लेखन में ज़्यादा अपनाई जाती है, इतिहास लेखन में इसको अच्छा नहीं माना जाता। और इसके अंदर जिन 2 लेखकों ने इसको इस पद्धति में लिखा वो है गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। तो इनको आपको याद रखना है, जी से गारसा दत्तासी हो जाएंगे और एस से शिव सिंह सेंगर। तो जीएस से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो वर्णानुक्रम पद्धति है वो जीएस ने उनके उससे रिलेटेड ग्रंथ लिखे हैं, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। तो ये आपको याद रखना है। फिर जो दूसरी पद्धति है वो है कालानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल यानी कि उनके समय के अनुसार दिया जाता है और रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। यानी कि जिस तिथि को रचनाकार का जन्म हुआ है उसके अनुसार उसको उस ग्रंथ के अंदर रखा जाएगा। इतिहास लेखन की इस दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति में लिखे ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह ही कविवृत्त संग्रह मात्र है। यानी कि इसमें सिर्फ कवियों को इकट्ठा कर दिया गया है, कोई ऐसी इतिहास की इसमें जो एक कह सकते हैं जो विधेयवादी पद्धति है उसकी जो झलक है वो इसमें दिखाई नहीं देती है। इसके अंदर किन्होंने लिखा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु ने इसका प्रयोग किया। यद्यपि ग्रियर्सन
में विधेयवादी पद्धति के आरंभिक सूत्र भी मिलने लगते हैं। विधेयवादी पद्धति क्या है वो आगे हम देखेंगे। तो इसको आपको याद रखना है कि जीएम यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, तो इसको आपको जीएम से याद रखना है, इससे आप याद कर सकते हैं। जो तीसरी पद्धति है वो आपकी वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है, यानी कि साइंटिफिक मैनर में, जो ये कह सकते हैं कि किसी का न पक्ष लेके ना किसी के विपक्ष में, सिर्फ जो तथ्य होते हैं उनको संकलन करता है और उसको क्रमबद्ध रूप में, यानी कि एक तरह से एक सिंपलेस्ट मैनर में उसको प्रस्तुत कर देता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन नहीं है बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है, अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। यानी कि जो इतिहास लेखन, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कुछ फैक्ट्स रख देंगे, कुछ तथ्य को रख देंगे और वो आपका इतिहास लेखन हो गया। इतिहास लेखन के अंदर कुछ चीज़ें जरूरी होनी चाहिए, जैसे व्याख्या उसमें होनी चाहिए, उसका विश्लेषण होना चाहिए। तो इसी कारण जो वैज्ञानिक पद्धति थी इसमें ना ही व्याख्या थी और ना ही विश्लेषण था, इसलिए इसको भी जो अपरिपक्व तरीका माना जाता है इतिहास को लिखने का। इसके अंदर किन्होंने लिखा, तो गणपति चंद्र शुक्ल और रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन दोनों ने जो है वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। चौथी पद्धति है आपकी विधेयवादी पद्धति, जो कि सबसे लेटेस्ट पद्धति है, एक है सबसे जो परिपक्व पद्धति है वो विधेयवादी पद्धति है। फ्रेंच विद्वान टेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। टेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया। पहला शब्द था उनका रेस यानी कि जाति, दूसरा था उनका मैल्यू यानी कि वातावरण, और क्षण तथा विशेष यानी कि मूवमेंट। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित 3 चीज़ों को समझना जरूरी है। पहला जाति, उससे संबंधित जो जातीय परंपराएं हैं उसको समझना जरूरी है। राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण, इसको समझना जरूरी है। और सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन, ये 3 चीज़ों को आप समझते हैं तो ये 3 चीज़ों का विश्लेषण आवश्यक हो जाता है किसी भी अच्छे इतिहास ग्रंथ के लिए। तो ये 3 चीज़ें जिसमें होंगी उसको हम बोलेंगे कि ये विधेयवादी पद्धति पर लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ है। इसी इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट और विकसित पद्धति माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया और इसीलिए जो रामचंद्र शुक्ल है उनको इस कला में बहुत अच्छा माहिर माना जाता है। और इसलिए उनके नाम पे मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो तीनों क्रम हैं, जो तीनों काल हैं, उन्हीं के नाम पे रखे गए, शुक्ल पूर्व, शुक्लयुगीन और शुक्लोत्तर, क्योंकि इनका जो इतिहास दर्शन है वो टर्निंग पॉइंट जो है माना गया। तो सबसे पहले बार जो विधेयवादी पद्धति है उसके अंदर रामचंद्र शुक्ल ने ही इसका प्रयोग किया। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्य इतिहासकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। यह तथ्य उनके निम्नलिखित उद्धरणों से स्पष्ट होता है। यानी कि कैसे पता चलेगा कि इन्होंने इस पद्धति का उपयोग किया, तो उन्होंने जो उद्धरण है, अब ध्यान रखें उद्धरण से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी काफ़ी आता है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा उद्धरण जो है, कौन सा कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, इसको आपको याद रखना है, ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। तो ये साहित्य जो है किस तरह से उन्होंने जो 3 चीज़ें मेंशन की गई हैं, सामाजिक वातावरण, सामयिक परिस्थितियाँ और जातीय परंपरा, उनको किस तरह से इसमें इंक्लूड किया, इसमें सम्मिलित किया, उसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने सबसे पहले जो है विधेयवादी पद्धति का उपयोग किया है। उसके बाद स्वरूप चतुर्वेदी का जो रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो कथन है वो आप देख सकते हैं, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास के विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। तो ये भी आप देख सकते हैं जो सामाजिक प्रतिबिंब है उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी जैसे लेखकों ने जो साहित्य इतिहास है उसमें विधेयवादी पद्धति का उपयोग किया है। अब देखो साहित्य इतिहास दर्शन क्या होता है। देखो जिस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए कुछ एक मॉरल्स होते हैं, उसी तरह साहित्य इतिहास दर्शन के लिए कुछ जो मॉरल्स हैं उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। जिस प्रकार साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से किया जाता है, उसी प्रकार साहित्य इतिहास लेखन व उसकी परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास दर्शन करता है। यानी कि साहित्य का इतिहास लेखन जो है उसकी परंपरा जो है वो साहित्य इतिहास लेखन में हमें मिलती है, लेकिन साहित्य इतिहास लेखन जो है, जो ग्रंथ इन्होंने लिखे, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने जो ग्रंथ लिखा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने जो ग्रंथ लिखा है, उसका जो अध्ययन करते हैं, उसकी परंपरा का जो अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं साहित्य इतिहास दर्शन। साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोणों और विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से है।
हिंदी में नलिन विलोचन शर्मा, इनका नाम आपको याद रखना है, ने इस तरह के उल्लेख ग्रंथ लिखा है जिसे बोलते हैं हम साहित्य इतिहास का दर्शन। और इसके अलावा मैनेजर पांडे ने इतिहास एवं साहित्य दृष्टि, ये भी जो है, ये जो दोनों ग्रंथ है, ये एक तरह से कह सकते हैं ये साहित्य इतिहास दर्शन के ग्रंथ हैं। अब देखो, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में बहुत सारे जो मुख्य मुख्य लेखक है जिन्होंने साहित्य इतिहास लिखने की कोशिश करी है, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और ये आपको याद भी रखना है। सबसे पहला प्रयास किया गारसा दत्तासी ने। गारसा दत्तासी ने जो बुक लिखी उसका नाम है इस्तवार द लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये जो बुक है ये सबसे पहले लिखी गई थी और ये दो भागों में लिखी गई। पहला जो भाग था वो 1839 में प्रथम भाग आया और 1847 में जो द्वितीय भाग है वो आया, जबकि जो दूसरा संस्करण है वो 1871 में प्रकाशित किया गया। इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण है और उनके अंग्रेजी वर्ण के क्रम से दिया हुआ है। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था जो वर्णानुक्रम पद्धति है उसके अंदर दो लेखों के नाम आपको बताए थे, एक थे गारसा दत्तासी और दूसरे थे शिव सिंह सेंगर। तो जो गारसा दत्तासी है उन्होंने क्या किया है, 738 कवियों का विवरण उनके अंग्रेजी वर्ण के क्रम के अनुसार दिया है, जिसमें से केवल 72 कवि जो थे वो हिंदी से संबंधित थे। और ये बात आपको ध्यान रखने की, जो इतिहास ग्रंथ उन्होंने लिखा ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया इतिहास है। ये ना ही हिंदी में लिखा गया, ना ही इंग्लिश में लिखा गया, ना ही किसी और भारतीय भाषा में लिखा गया है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। जिसमें एंदुई जो शब्द है उसका अर्थ होता है हिंदवी यानी कि हिंदी, और हिंदुस्तानी का अर्थ होता है हिंदुस्तानी यानी कि उर्दू। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो इतिहास ग्रंथ है वो है मौलवी करीमुद्दीन का जो है तज़किरा ई सुअरा। ये हिंदी में लिखा गया और इसकी जो तिथि है वो है 1848। इस ग्रंथ का महत्व इस बात से है कि इसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया किंतु नामकरण नहीं किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड जो आपका ग्रंथ है वो है महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह, जो कि 1873 में लिखा गया और ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे शायद गलत बोल दिया कि ये जो मौलवी करीमुद्दीन का जो ग्रंथ था वो हिंदी में था, इसके नाम में हिंदी है लेकिन ये जो ग्रंथ है वो हिंदी में नहीं था। जो हिंदी में पहला आपका ग्रंथ था वो था महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह, जिसमें हिंदी भाषा में लिखा गया ये प्रथम साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। फिर चौथा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 में प्रकाशित हुआ है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज़्यादा यानी कि 1003 भाषा कवियों का विवरण दिया गया। इसी से यह बात के इतिहासकारों के लिए आधार भी रहा, यानी कि इसी के बेसिस पे बाद के जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपने ग्रंथ जो है लिखे हैं। इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने तथा उत्तरार्ध में 1003 कवियों के जीवन परिचय दिया गया है और इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको बताया था वर्णानुक्रम पद्धति में दो लोग थे, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर, इसको आपको याद रखना है। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का साहित्य का पहला इतिहास है। और अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपको हो सकती है कि ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है और ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का साहित्य पहला साहित्य इतिहास। तो इसमें सही, तो देखो जो महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह है इसको बहुत से लोग जो है रिकग्नाइज नहीं करते हैं। इसके कारण जो है अगर आपको पेपर में एग्जाम में आता है तो आपको महेश दत्त शुक्ल वाला ही लिखना है, क्योंकि इन्होंने इनकी जो आप देख सकते हैं जो तिथि है वो पहले 1873 में इन्होंने लिखा है और इन्होंने 1883 में लिखा है। लेकिन इनके बारे में बहुत से लोगों का मत है कि इनका पहला माना जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आता है तो महेश दत्त शुक्ल भाषा काव्य संग्रह इसको आपको प्रथम मानना है। ये प्रथम साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है जो हिंदी भाषा में लिखा गया। हालांकि जो डिबेटेबल क्वेश्चंस होते हैं वो जल्दी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आपको ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है महेश दत्त शुक्ल भाषा काव्य संग्रह, ये हिंदी का साहित्य इतिहास का पहला ग्रंथ है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे कट भी कर सकते हैं। पांचवा है आपका जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये इंग्लिश में लिखा गया है और इसके बारे में बहुत सारे तथ्य जो है आपको याद करने पड़ेंगे। पहला है किशोरी लाल गुप्त का एक इनके बारे में कथन है कि यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर शुक्ल जी ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। इस इतिहास ग्रंथ की एक ऐतिहासिक महत्व है। यानी कि किशोरी लाल गुप्त के अनुसार जो जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है उसी के ऊपर जो है शुक्ल जी ने अपना जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है उसको लिखा है और उसकी नींव जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ही है। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था और बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के साहित्य को संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू
से पृथक किया गया, यानी कि पहली बार जो हिंदी का साहित्य है उनको इन भाषाओं से अलग करके रखा गया। इसमें पहली बार कवियों को काला क्रमानुसार वर्गीकृत किया करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी उद्घाटित किया गया और इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया, जिनमें से 886 कवियों का विवरण आधार जो है वो शिव सिंह सरोज है। यानी कि जो 686 कवि हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, जिससे पहले ग्रंथ लिखा गया था शिव सिंह सरोज, उसमें से लिए गए हैं। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को 16वीं से 17वीं शताब्दी को स्वर्ण युग कहा, यानी कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सबसे पहले जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण युग किसने कहा था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको सबसे पहले स्वर्ण युग कहा था। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1857 में प्रकाशित करवाया। तो अगर क्वेश्चन आता है जॉर्ज ग्रियर्सन की जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है उसका अनुवाद किसने किया, तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया, और ये जो कथन है ये भी डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त का ही है। नेक्स्ट है आपका मिस्र बंधु का मिस्र बंधु विनोद। प्रथम 3 भाग जो है वो 1903 ई में और चौथा भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 4951 कवियों को शामिल किया गया और ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन एवं नामकरण कर चुके थे किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिस्र बंधुओं को ही जाता है, यानी काल विभाजन और नामकरण करने का जो श्रेय है वो मिस्र बंधु को ही जाता है। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया। जो काल विभाजन है उसके ऊपर हम अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी इतना समझ लो कि जो मिस्र बंधु थे इन्होंने इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया। मिस्र बंधु 3 भाई थे और तीनों के नाम आपको याद रखने, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। फिर 7वां और सबसे महत्वपूर्ण रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। इसमें 1000 कवियों के 900 वर्षों का साहित्य इतिहास दर्शाया गया है या उसको लिखा गया है। यह ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया और बाद में ये जो हिंदी साहित्य का विकास है इसी का नाम बदल कर दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये किसके द्वारा कौन सी सभा में प्रकाशित किया गया था, हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका थी उसके रूप में इसको प्रकाशित किया गया था। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है, यानी कि सबसे ज़्यादा फेमस यही है। इसमें रचनाकारों के इतिवृत्त की बजाय उनकी रचनात्मक वैशिष्ट पर अधिक बल दिया गया है। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषित किया गया, यानी कि इसमें विधेयवादी पद्धति का उपयोग किया गया है और जो हिंदी साहित्य का विश्लेषण है वो इसमें किया गया है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया, यानी कि इसमें अपभ्रंश साहित्य जो है उसको हिंदी का साहित्य नहीं माना गया है या कहीं उसको अलग दिखाया गया है हिंदी से। संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक एवं सुव्यवस्थित काल विभाजन किया कि परवर्ती इतिहास ग्रंथों में प्राय उसका ही प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि जो इतिहास का तार्किक और सुव्यवस्थित काल विभाजन था वो इतने अच्छे तरीके से किया गया कि बाद के जो इतिहास ग्रंथ छपे उसमें भी इसी काल विभाजन को बेस बनाया गया, इसी काल विभाजन को आधार बनाया गया। अगला जो है हमारा वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 में प्रकाशित किया गया। और छायावादी कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित इस इतिहास ग्रंथ में उनकी काव्यात्मक भाषा ने पाठकों को आकर्षित किया, यानी इसमें इन्होंने जो काव्यात्मक भाषा है उसका प्रयोग किया और अपनी विस्तृत सामग्री, उसकी आकर्षण प्रस्तुति एवं भाषा के कारण यह ग्रंथ प्रभाव छोड़ने में सफल रहा, यानी कि ये जो ग्रंथ था वो भी काफ़ी फेमस रहा। इसमें सिर्फ आदिकाल व भक्तिकाल के 1693 ईस्वी से लेकर 693 ईस्वी से लेकर 1693 तक की अवधि को स्थान मिला, आगे का भाव वे नहीं लिख पाए, यानी कि वो इतना ही ग्रंथ जो है लिख पाए, आगे वो कंप्लीट नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं किया उन्होंने, जो भी था इतना ही ग्रंथ वहाँ पे मिलता है। निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्री शाखा को सूफी काव्य नाम दिया, यानी कि आपको पता होगा कि आगे जब हम आदिकाल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि आदिकाल, उसके बाद जो भक्तिकाल हम पढ़ेंगे, भक्तिकाल में हम देखेंगे कि एक निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा थी और एक थी निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा। तो जो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा थी उसको संत काव्य और जो निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा थी उसको सूफी काव्य नाम जो है वो भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ही दिया है। अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को शामिल संधि काल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया और वर्मा जी ने इसी से आदिकाल के संबंधित का संधि काल और चारण काल कहा था, यानी कि जो रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने जो अपभ्रंश साहित्य था उसको हिंदी इतिहास के अंदर नहीं माना था, उनको अलग से रखा था, लेकिन इन्होंने जो संधि काल है शीर्षक के अंदर जो अपभ्रंश साहित्य है
इसको भी उसमें रखा है और इनका यहाँ पे इसको बोला है इन्होंने संधि काल एवं चारण काल। अगला है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक और पुस्तक है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जिसको 1952 ईस्वी में प्रकाशित किया गया, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसको 1952 ईस्वी में ही प्रकाशित किया गया। तो ये 3 किताबें जो हैं, ये 3 पुस्तकें आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से याद रखनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उल्लिखित तीनों ग्रंथ साहित्य इतिहास संबंधी ही है एवं इनमें एक निश्चित साहित्य इतिहास दृष्टि भी मिलती है। यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इन्होंने कोई अलग से नाम लेके नहीं लिखा कि मैं इतिहास ग्रंथ लिख रहा हूँ, लेकिन ये जो 3 इनकी पुस्तकें हैं, इसके अंदर जो इतिहास ग्रंथ है या इतिहास ग्रंथ संबंधी जो एक तरह से दृष्टि होनी चाहिए, साहित्य ऐतिहासिक दृष्टि जो होनी चाहिए, वो इसमें मिलता है। इसलिए हम इन 3 पुस्तकों को भी साहित्य इतिहास ग्रंथ ही मानते हैं। अब जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो आपको पता होगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनके बीच में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने एक दूसरे का खंडन ज़्यादा किया, एक खंडन ज़्यादा किया, यानी कि एक दूसरे की जो भी उन्होंने कहा है, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा, लगभग उनकी जो ऑपोजिट बातें हैं वो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ में मिलेगी। यानी कि काफ़ी चीज़ों पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल का विरोध भी किया है। तो ये आप जैसे जैसे इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास दर्शन आप पढ़ेंगे, वो आप समझेंगे कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है वो रामचंद्र शुक्ल के जो कथन है उनसे थोड़ा मेल नहीं खाते, उनसे थोड़े अलग हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आचार्य द्विवेदी इतिहास को परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यायित करते थे। इन्होंने विश्व भारती को गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित करवाने हेतु जो व्याख्यान दिए थे, उन्हें ही संशोधित परिवर्तित कर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार किया गया था। तो ये आप फैक्ट है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये जो है आपके थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल का स्वरूप निर्धारण जो है भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्य धारा का संबंध उद्घाटन, हिंदी सूफी काव्य का आधार, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश काव्य की परंपराओं को मानना आदि उनके साहित्य इतिहास कार के रूप में उपलब्धियां हैं। यानी कि ये सारी इनकी उपलब्धियां हैं। अगला आपका डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इनकी जो पुस्तक है उनका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति में इन्होंने अपना जो इतिहास ग्रंथ है उसको लिखा है, और आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने का एक साथ प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम में किया गया है। जो आचार्य शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ था उसमें काफ़ी परिवर्तन इसमें किए गए। संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई। इन्होंने कोशिश की कि जो हम हिंदी साहित्य की जो नई व्याख्या है उसको प्रस्तुत करें। अगला है आपका डॉक्टर नगेंद्र का एवं डॉक्टर हरदयाल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1965 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से इस विशद ग्रंथ की रचना की गई। यानी कि डॉक्टर नगेंद्र ने लगभग 26 विद्वानों का इसमें सहयोग लिया और इस ग्रंथ को तैयार करवाया। इतने विद्वानों के कारण एक ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में अद्योपांत नहीं हो पाई। यानी कि किसी एक विद्वान की दृष्टि इसमें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन किंतु फिर भी प्रत्येक काल व उससे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणिक व व्यवस्थित सामग्री के कारण यह विद्यार्थियों में विशेष प्रकार से प्रचलित है। क्योंकि 26 विद्वान इसके अंदर थे, तो इसके अंदर जो तथ्य दिए गए हैं, जो प्रमाण दिए गए हैं और जो भाषा है वो काफ़ी सरल है और काफ़ी प्रमाणिक है, इसलिए इसको विद्यार्थी को के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। अगला है रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि 1986 में प्रकाशित हुआ है। साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाला यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता एवं आकर्षण में अद्वितीय है। यानी कि जो रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो पुस्तक है उसको कई सारे सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिसके अंदर आपका व्यास सम्मान भी सम्मिलित है। रामस्वरूप चतुर्वेदी मूलतः आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित हैं, फिर भी उन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण में परस्पर संबंध बनाते हुए लिखा। यानी कि मूलतः जो है वो आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित तो हैं, लेकिन उन्होंने आचार्य शुक्ल और जो द्विवेदी जी हैं उनके दोनों के दृष्टिकोण को परस्पर उन दोनों में सामंजस्य बनाया और उन दोनों का सामंजस्य बनाते हुए इस जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसकी रचना की है। शुक्ल जी की बहुत सी स्थापनाओं को स्थापित करने के प्रयास से भी उनकी मौलिकता क्षरित नहीं होती। शुक्ल जी की परंपरा को गंभीरता से पुनर्भाषित कर भी किया। यानी कि
हालांकि उन्होंने कई जगह पे जो शुक्ल जी हैं उनकी जो स्थापना है उनका पक्ष लिया है, लेकिन उसके कारण भी जो उनकी मौलिकता है उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता, क्योंकि शुक्ल जी की परंपरा को गंभीरता से उन्होंने पुनर्भाषित भी किया है। भाषा और साहित्य के गहरे संबंध की खोज उनकी प्रमुख विशेषता है, और भाषिक प्रवृत्तियों की गहरी समीक्षा से साहित्यिक परंपराओं के संदर्भ व्याख्यायित किए गए हैं। तो ये सारे जो मेन इतिहास ग्रंथ थे वो मैंने आपके सामने जो है अभी कंप्लीट कर दिए। इन इतिहास ग्रंथों में क्या क्या हुआ है और क्या कौन उसके रचनाकार है, ये उनके नाम आपको याद में रखने हैं। अब इसके नोट्स किस तरह से बनाएंगे आप, तो जैसे मैंने आपको बोला ये समझाने के लिए हमने काफ़ी सारा पढ़ा है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, इतिहास ग्रंथ क्या है उसका, और उसको लिखने वाले का नाम क्या है, और उसकी जो मेन यूएसपी है उसको आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसका नाम याद रखना है, उसके लेखक का नाम याद रखना है। और जैसे इसमें 26 विद्वान थे, इसमें इसको व्यास सम्मान मिला। इसी तरह से जो गणपति चंद्र गुप्त का था, इन्होंने जो शुक्ल जी का जो प्रतिपादित ढांचा था उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया, प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल नाम रखा। तो जो मेन मेन चीज़ें वो आपको याद रखनी है, बहुत डिटेल में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रखनी। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ये सब चीज़ें मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सिर्फ समझें। जो मेन आपको याद रखना है कि वर्णानुक्रम पद्धति में किसने लिखा, कालानुक्रम पद्धति में किसने लिखा, वैज्ञानिक विधेयवादी पद्धति में किसने लिखा, और जो ये महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है उनके लेखक क्या है और उनकी जो यूएसपी है क्या उसमें खास बात थी, वो आपको याद रखना है। इतना काम आप कर लेंगे तो एक पेज में मेरे ख्याल में सारी चीज़ें आपकी याद आनी चाहिए। एक पेज में आपको नोट्स बनाना है। नोट्स मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इस तरह से बनाना है आपको नोट्स। एक A4 साइज आपको पेज लेना है, ऊपर आपको टॉपिक का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे लिख लिया आपने साहित्य इतिहास दर्शन। फिर नीचे आपको समरी लिखनी है, या जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐड करने के लिए स्पेस छोड़ना है, यहाँ पे आपको सब टॉपिक लिखना है। जैसे सब टॉपिक में आपने लेखक का नाम लिख लिया और उसका इतिहास ग्रंथ यहाँ लिख लिया, और इसी इतिहास ग्रंथ में जो कुछ मुख्य बातें थी वो यहाँ पे लिख ली। फिर आप रिवाइज करेंगे तो इसका सिर्फ आपको लेखक के नाम याद रख करने के बाद, लेखक का नाम देखने के बाद आपको इंटरनली अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करनी है, याद करने की कोशिश करनी है कि उसके अंदर कौन कौन से मुख्य बिंदु थे। वो मुख्य बिंदु आपने याद करने की कोशिश करनी है। तो मान लीजिए 5 बिंदु थे, उसमें से 3 आपको याद आ गए, 2 याद नहीं आ गए, तो इसको हाईलाइट करें, दोबारा इसको याद करें, और जब अगली बार देखेंगे तो आपको ये 2 पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे, और इस तरह से आप जो है आपको नोट्स बनाएंगे और इसको आप याद करेंगे। तो इसको आप तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो इसका आगे का क्रम है वो हम शुरू करेंगे। जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर करें। जैसा भी आपको वीडियो लगा इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखें। किसी चीज़ में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई और पढ़ाने के तरीके में आप कोई बदलाव चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी आपकी राय हो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।